अंबेडकर भी यही चाहते थे कि आरक्षण की व्यवस्था सिर्फ शुरुआती 10 वर्षों के लिए हो, यानी भारत में आरक्षण की व्यवस्था को वर्ष 1960 तक खत्म हो जाना चाहिए था। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि राजनीतिक पार्टियों ने इसे चुनाव में जीत हासिल करने का एक बड़ा शस्त्र यानी हथियार बना लिया और आज भी हमारे देश की राजनीतिक पार्टियां हर चुनाव में इस हथियार को धार देना कभी भूलती नहीं। सियासत के खिलाड़ियों ने अपनी इच्छा और राजनीतिक स्वाद अनुसार डॉक्टर अंबेडकर के नाम का जमकर इस्तेमाल किया। सभी राजनीतिक दलों ने डॉक्टर अंबेडकर पर अपना अधिकार जमाने की कोशिश की, लेकिन उनके मूल विचारों को किसी पार्टी ने नहीं समझा और आज भी ज्यादातर लोग ये नहीं जानते कि डॉक्टर अंबेडकर चाहते थे कि 10 साल के अंदर आरक्षण खत्म हो जाए। भारत में इस समय करीब 49.5% आरक्षण की व्यवस्था है, यानी सरकारी नौकरियों और हमारी शिक्षा व्यवस्था के बड़े हिस्से में आरक्षण अहम भूमिका निभाता है। आंकड़ों के मुताबिक भारत की 69.23% जनसंख्या आरक्षण के दायरे में आती है, यानी लगभग 70% लोग आरक्षण के दायरे में आते हैं। इनमें वो लोग भी शामिल हैं जो आर्थिक रूप से संपन्न हैं, उन्हें किसी चीज की कमी नहीं, लेकिन फिर भी ये तमाम लोग आरक्षण का फायदा उठाना कभी नहीं भूलते और लगातार पीढ़ी दर पीढ़ी आरक्षण का लाभ लेते जा रहे हैं। आपने अक्सर देखा होगा कि आरक्षण की मांग करने वाले लोग रेल की पटरियों पर धरना देने के लिए बैठ जाते हैं। ये प्रदर्शन जब उग्र हो जाते हैं तो सार्वजनिक संपत्ति को भी नुकसान पहुंचाया जाता है। वो इसी देश की संपत्ति है, हमारी और आपकी ही संपत्ति है। हमारे देश में अलग अलग राज्यों में आरक्षण के लिए अलग अलग आंदोलन चल रहे हैं और हर वक्त चलते ही रहते हैं। गुजरात में पाटीदार समुदाय को आरक्षण चाहिए, राजस्थान में गुर्जरों को आरक्षण चाहिए, हरियाणा में जाट आरक्षण की मांग चल रही है, आंध्र प्रदेश में कापू समुदाय भी आरक्षण की मांग कर रहा है, अब महाराष्ट्र में भी आरक्षण की मांग हो रही है। इनके अलावा न जाने कितने और समुदाय, कितनी जातियां आरक्षण पाने के लिए अलग अलग राज्यों में लाइन में लगी हुई हैं। सबसे दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि वोट बैंक के लालच में हमारे नेता आरक्षण की इस आग में हमेशा घी डालने का काम करते हैं और इस बात की चिंता कभी नहीं करते कि आरक्षण की इस आग से देश लगातार झुलस रहा है। सवाल यह है कि आरक्षण के नाम पर यह खतरनाक खेल कब तक चलता रहेगा। आरक्षण को लेकर जिस तरह की व्यवस्था भारत में है, वैसी शायद ही दुनिया के किसी और देश में हो। हमें जब विदेशों में आरक्षण की स्थिति पर रिसर्च हमने जब किया तो हमें कुछ नई जानकारियां मिली। कनाडा में एम्प्लॉयमेंट इक्विटी एक्ट है, जिसके तहत महिलाओं और विकलांगों का सरकारी नौकरियों में प्रतिनिधित्व बढ़ाने की व्यवस्था है। हालांकि वहां किसी भी समुदाय या अल्पसंख्यकों को नौकरियों में आरक्षण देने की व्यवस्था नहीं है। इसी तरह से चीन में करीब 55 अल्पसंख्यक समूह ऐसे हैं जिन्हें कुछ सुविधाएं मिलती हैं, लेकिन ये सुविधाएं भारत के आरक्षण जैसी नहीं है। चीन में अल्पसंख्यकों की ये संख्या कुल जनसंख्या का सिर्फ 8.5% है, जबकि भारत में करीब 70% जनसंख्या को आरक्षण मिलता है। ब्राजील में वर्ष 2014 में अश्वेत ब्राजीलियंस के लिए सरकारी नौकरियों में 20% आरक्षण की व्यवस्था की गई थी। हालांकि ये कोटा 10 वर्षों के अंदर खत्म हो जाएगा। पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों यानी गैर मुसलमानों के लिए नौकरियों में 5% आरक्षण की व्यवस्था है। हालांकि 2015 में इनमें से 70% पद खाली पड़े हुए थे। नेपाल में भी सरकारी नौकरियों में 45% आरक्षण की व्यवस्था है, जिसमें बहुत से समुदाय शामिल हैं। लेकिन सवाल यह है कि उच्च वर्ग के गरीब व्यक्ति को आरक्षण की ज्यादा जरूरत है या आर्थिक रूप से संपन्न पिछड़ी जातियों को? क्या किसी गरीब को इसलिए सामाजिक समानता का अधिकार देने से इनकार किया जा सकता है कि वो सामान्य श्रेणी से ताल्लुक रखता है? इसलिए जानकार मानते हैं कि आरक्षण अगर देना भी है तो आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों को देना चाहिए। आरक्षण का दुरुपयोग देश के खिलाफ जाएगा। हमें लगता है कि आरक्षण जैसी व्यवस्थाएं आर्थिक रूप से पिछड़े हुए लोगों के लिए होनी चाहिए, क्योंकि गरीब गरीब ही होते हैं और गरीबी की कोई जाति नहीं होती। इस विश्लेषण के अंत में हम इस बात पर जोर देना चाहते हैं कि जिस तरह दुनिया की सुपर पावर बनने के लिए कोई आरक्षण नहीं होता, कोई आरक्षण नीति नहीं है, उसी तरह कोई भी देश या समाज सिर्फ आरक्षण के आधार पर कभी आगे नहीं बढ़ सकता।